हाय एवरीवन। हेड एंड नेक कैंसर इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर है आज की डेट में, अगर हम मेल्स की बात करें। और सबसे दुख की बात है कि ये जो इंसिडेंस है, जो हेड एंड नेक कैंसर है, वो 30 से 40 साल की उम्र के लोगों में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आज मैं एक ऐसे सेंटर पर आई हूँ, एक ऐसे स्पेशलिस्ट से बात करने जो सबसे पहले इन कैंसर्स को डायग्नोज करते हैं। तो मैं सबसे पहले सर को थैंक यू कहूंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम हमें दिया। सर डॉक्टर सब्यसाची सक्सेना सर हैं और मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, नाक कान गले के बीमारियों के एक्सपर्ट हैं। तो आज हम सर से बात करेंगे कि नाक कान गले के मोस्ट कॉमन कैंसर्स क्या होते हैं और पेशेंट किस तरह के सिम्टम्स के साथ सर के पास आते हैं, और सर उनको क्या बताना चाहेंगे कि आपको क्या सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने हैं। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है कि आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने क्या कोई पैटर्न चेंज देखा है कि पहले कौन से कैंसर्स बहुत कॉमन थे और अब कौन से हो गए हैं, और एज में क्या डिफरेंस आया है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने हमें इंटरव्यू के लिए चुना। हेड एंड नेक कैंसर आजकल इट्स वेरी प्रेवलेंट, और ऐसा नहीं है कि कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। रीजन ये भी है कि अब हमें कैंसर को पकड़ना, कैंसर को डायग्नोज करना और ट्रीट करना और बेहतर तरीकों से आ गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रही बात एज ग्रुप की, आई रिमेंबर वेरी वेल 20-25 साल पहले जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, आई यूज टू सी, हमने मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट से किया हुआ है, तो 60 साल 70 साल 80 साल के वृद्ध लोग आया करते थे जो सालों से बीड़ी सिगरेट पी रहे होते थे, और बड़ा टिपिकल सा था कि भाई इनको कैंसर मिलेगा, देखते थे और काफी हद तक हमें कैंसर मिल भी जाता था। बट ऑफ लेट वी हैव स्टार्टेड नोटिसिंग कि ये ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि 70-80 साल के पेशेंट हो, अब 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल ऐसे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं। जेंडर चेंज हो गया है, पहले हमें लगता था सिर्फ मेल्स में होता है, ऐसा भी चेंज हो चुका है, अब ये फीमेल्स में भी खूब मिलता है। 30 से 40 मुझे लगता है काफी हद तक कैंसर की प्रेवलेंट बढ़ चुकी है, जो सबसे ज्यादा आपने मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा। जो मैं रेडिएशन के लिए जो पेशेंट को रिक्रूट करती हूँ, मैं देखती हूँ कोई 33 साल का है, कोई 34 साल का, 35 साल का। आई एम बिल्कुल। लिटरली शॉक्ड कि 30 से 40 साल की एज के मेल्स को मतलब इतना ज्यादा बढ़ रहा है। आई थिंक आप इसमें कुछ कमेंट करेंगे, कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से ऐसा हो रहा है? लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, ईटिंग हैबिट्स, फीलिंग फ्री, कुछ इंडिपेंडेंस भी मैं बोलूंगा। हाथ में जो लोगों के आजकल जो भी इंडिपेंडेंस है, दैट हैज अ लॉट टू डू। मूविंग आउट ऑफ द हाउस, बाहर आप क्या रहते हैं, आप कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। पहले लोग घर का खाना खाते थे, घर के आसपास ही रहते थे, 9 to 5 जॉब है, घर आकर वापस सो गए, आराम से तसल्ली से रहे, स्ट्रेस नहीं होता था। बट धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ती चली। आज रहता आदमी कहीं है, पढ़ने कहीं जाता है और वर्क करने और भी कहीं कई 100 किलोमीटर दूर चला जाता है। वहां खाना कैसा खा रहा है, रह कैसा रहा है, स्ट्रेस कैसा लेवल है, सिगरेट, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, कोई चेक करने वाला है या नहीं, दीज थिंग्स मैटर। अगर आप करते रहेंगे तो बढ़ता है फिर ये सब चीजें। तो सर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको कुछ बताना चाहेंगे कि ये अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना है? हम ओरल कैंसर की बात करते हैं पहले, जो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। मुंह और गले के कैंसर की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि पेशेंट को कुछ ना कुछ खाने में परेशानी होने लगती है। हो सकता है मुंह में छाले होने लग जाए, पेशेंट को लगे कि मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं। कुछ ऐसे छाले जो 15 दिन 20 दिन 25 दिन में भी ठीक नहीं होने आ रहे, आई थिंक दोज आर टू बी टेकन सीरियसली, उनको आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मुंह में दर्द हो रहा है या कुछ पैचेस बन गए हैं मुंह में आपकी, मान लीजिए कुछ काला पैच, कुछ व्हाइट पैच बन गया है जो बढ़ रहा है या कम नहीं होने आ रहा है, डिस्पाइट टेकिंग ट्रीटमेंट, दैट शुड बी टेकन सीरियसली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वॉइस चेंज। वॉइस चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज में चेंज आ रहा है, आवाज बदल रही है, होर्स होती जा रही है, वो भी कंसीडर करना चाहिए। के बाद खाने में दिक्कत, अगर खाना अटक रहा है, खाना मान लीजिए आप खा रहे हैं, वो चुभ रहा है, खाना जाने में निगलने में दिक्कत हो रही है। और होता क्या है कि अगर आपको ये सब चल भी रहा है, बट देन अगेन आई विल से कि स्ट्रेस और वर्क के कारण पेशेंट ध्यान नहीं देता है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने 5 महीने में आपका वेट अगर कम होने लग गया है, आपका अननेसेसरी, विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट एनी एफर्ट, अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट कम हो रहा है,
तो दैट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। राइट। नेक नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको यहाँ फील होते हैं, मान लीजिए इन सब में भी कोई सिम्टम नहीं है, बट फिर भी अगर आपको गले में यहाँ 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 आपको कुछ लगता है गांठें आने लग गई हैं, चाहे पेनफुल हो चाहे पेनलेस हो, अगर पेनलेस है तो इनफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेनलेस है, और क्योंकि पेनलेस में प्रॉब्लम क्या होती है, आपको ये पता ही नहीं होता कि वो कितने दिन से बनी हुई है, तो उनको भी आपको तुरंत चेक करवा लेना चाहिए। राइट। सर कुछ प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस पे आप कमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जो लिंक्ड है कि हाँ ये कैंसर में कन्वर्ट होती है, वो सबसे पहले पेशेंट आप ही के पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल। प्री मैलिग्नेंट से पहले मैंने वही बताया कि अगर कोई छाला हो गया मुंह में इल्यूमिनेशन का, देखिए एक बात मैं और बता दूं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, वो थोड़ा सा गिल्ट कॉन्शियस में जीते हैं, और वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो मेरे मुंह में कुछ भी हुआ है वो तो ठीक हो ही जाएगा। हमारे पास आने से पहले वो हमेशा थोड़ा नानुपुर करना चाहते हैं कि नहीं देखो कल से ही हुआ है, परसों से ही हुआ है, 10 दिन से हुआ है। फिर उनके घर वालों से बात करो या उनसे ही दोबारा तिबारा बात करो तो पता चलता है नहीं सर ये तो 2 महीने से हो रहा है, 6 महीने से हो रहा है। तो पहले तो आपको ड्यूरेशन एग्जैक्टली बताना बहुत जरूरी है डॉक्टर को कि कितने टाइम से है, और इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि आप चलिए जो भी करते हैं बट उसका आगे आपको डायग्नोसिस तो कंफर्म करनी ही है ना इसके लिए, तो आपको ड्यूरेशन पहले सबसे सच बताना चाहिए। कोई छाला अगर लंबे टाइम से चला आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में आता है कि मान लीजिए उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया या मेलानोप्लेकिया। उसमें क्या होता है कि आप सिगरेट अगर पीते हैं, निकोटीन आप किसी तरह से सेवन करते हैं, तो मुंह में आपके व्हाइट या ब्लैक पैचेस बनने लगते हैं। दिखाना जरूरी इसलिए है, बायोप्सी होनी इसलिए जरूरी है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन किनको बोलते हैं, वो ये कंडीशंस होती हैं जिनमें मान लीजिए कोई 2 पेशेंट अगर हम चूज करें, रैंडमली किसी भी 2 व्यक्ति को हम चुने और हम उनके फॉलो करें कि किसमें कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्री मैलिग्नेंट से कैंसर हो जाएगा, बट अगर संभावनाएं लेके चले तो जो नॉर्मल कंडीशन है जिसको ये नहीं है उसको कैंसर कम होगा बनिस्बत उसके जिसको ये मेलानोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया जैसी चीजें हो चुकी है। बायोप्सी करते रहना चाहिए, फॉलो करता रहना चाहिए। अगर उसमें कुछ नहीं है गुड इनफ, लेकिन अगर कुछ निकल है, कुछ लगता है कि हमें आगे अटेंशन देने की जरूरत है तो आपको देनी पड़ेगी। राइट। सर बायोप्सी से आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया, ये बहुत जरूरी चीज है कि लोग बायोप्सी से बहुत डरते हैं। उन्हें कहता है कि नहीं ये तो पैच है, हमने बायोप्सी कराया तो पक्का कैंसर में बदल जाएगा, ये जख्म नहीं भरेगा। तो आप इस पे कुछ अपना स्पेशल ये टोटल बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल गलत ये चीज सर आप भी है। फेस करते होंगे? बिल्कुल बहुत 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 करते हैं। एक बहुत जनरल मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि हाथ लगाएंगे तो और बीमारी फैल जाएगी। दिस इज टोटली रॉन्ग। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आजकल मॉडर्न साइंस में बिना एविडेंस के कुछ आगे नहीं बढ़ता है। अगर जब तक ये प्रूफ नहीं होगा कि आपको कैंसर है, कोई आपका इलाज नहीं करेगा, करवाना भी नहीं है, आपको प्रूव करना है। और घबराने से कुछ नहीं होता। मैंने जैसे पहले बोला, मैडम भी इस बात की एविडेंस हमें देंगी कि आजकल डायग्नोसिस अर्ली होती है तो ट्रीटमेंट भी इतने बेहतरीन अवेलेबल है कि पेशेंट सालों साल जीते हैं। तो डरना किस बात का, चलिए आपने जो हुआ सो हुआ, बट आगे बढ़िए तो सही है। इसके लिए बायोप्सी तुरंत करवानी चाहिए। अगर डॉक्टर खुद देख के बता देगा आपको, आप किसी भी अच्छे ENT डॉक्टर के पास जाएंगे या ऑन्को सर्जन के पास जाएंगे तो वो खुद देख के समझ जाता है कि हाँ भाई इसकी बायोप्सी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर बायोप्सी कंडीशन लायक लगती है, डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, तुरंत करा लेना चाहिए। 90% बायोप्सी मुंह और गले की कैंसर की जो होती है OPD बेसिस पे ही हो जाती है। पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत भी नहीं पड़ती। OPD बेसिस में आधे पौने घंटे में हो जाता है और पेशेंट उसी दिन घर चला जाता है। 5 से 6 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, कुछ नहीं है, सब अच्छा है, बढ़िया है, फॉलो करते रहेंगे। लेकिन अगर कुछ निकलता है तो फिर आगे फिर फर्दर उसको टेस्ट बताए जाते हैं। मान लीजिए PET CT स्कैन, MRI CT जो भी होगा नेक्स्ट, फिर हमें वो कंडीशन में उसकी स्टेजिंग एंड ट्रीटमेंट प्लान करना होता है तो उसके लिए आगे बढ़ाया जाता है। राइट। सर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आप तो देखते ही होंगे इतने सारे पेशेंट होते हैं, मुंह का कम खुलना। तो आप इस पे कुछ बताएंगे कि मुंह का कम खुलना जिसे हम सबम्यूकोस फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो कैंसर से किस तरह से लिंक्ड है? ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस ये कंडीशन होती है जिसमें मुंह कम खुलना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि हमारा मुंह काफी लचीला होता है, हमारी जो मसल्स होती है, हमारे जो म्यूकोजा होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है। बट अगर आप लगातार गुटखा या सुपारी जैसी चीज खाते रहते हैं तो रगड़ लग लग के क्या होता है कि आपकी म्यूकोजा धीरे धीरे हार्ड होना शुरू हो जाती है। और नॉट जस्ट म्यूकोजा, उसके नीचे की जो लेयर होती है, जो मसल्स के ऊपर की जो लेयर होती है, वो धीरे धीरे इलास्टिसिटी अपनी लूज कर देती है, वो फिर खुलना बंद हो जाती है, वो फाइबर जैसी बन जाती है। फिर आप जब मुंह खोलेंगे तो वो थोड़ा ही कम खुलेगा। नॉर्मली जब भी कोई इंसान मुंह खोलता है तो उसकी 3 फिंगर्स ऐसे करके आराम से चली जाए। 3 फिंगर में तो मान के चलते हैं कि ये मुंह में आराम से चली जानी चाहिए। बट अगर इससे कम खुल रही है तो ये थोड़ा सा
पैथोलॉजिकल कंडीशन शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट पैटर्न पे बात करें तो रही बात कैंसर की, तो अगेन इसमें छाले हो सकते हैं, इसमें लीजन हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सारे ओएसएमएफ कैंसर में होते हैं, बट देन अगेन प्री मेलिग्नेंट जैसी कंडीशन इसको मान के हम चलते हैं और इस पे ध्यान देना चाहिए। तो सर इसके जैसे हमने कुछ फाइब्रोसिस किया, उन लोगों को भी हो सकता है जो तम्बाकू या पान बीड़ी गुटखा नहीं खाते, हो सकता है? जनरली नहीं होता है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा, पिछले 20-25 साल के अपने करियर में मैंने कुछ पेशेंट ऐसे देखे हैं जो कसमें वादे मुझसे खा रहे थे कि उन्होंने कभी नहीं खाई है, बट उनमें भी मुझे मिला है। कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं नहीं समझ पाया उनके अंदर, बिकॉज जनरली तो मैंने भी सब जगह लिटरेचर में यही पढ़ा है कि भाई नहीं होता है, नहीं होता उसके बिना, लेकिन मिला तो है। एक्चुअली आजकल से रिस्क फैक्टर ना चेंज हो गए हैं काफी। आई थिंक हम सभी जानते हैं कैंसर इज मल्टी फैक्टोरियल, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर फैक्टर ही होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि सर आजकल एचपीवी वायरस का बहुत ज्यादा लिंक आ गया है। करेक्ट, हाँ, दैट्स अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एचपीवी वायरस से आपके जो लेरिंजियल कार्सिनोमास होते हैं बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हैं। इनिशियली हम हाइजीन और इन्फेक्शन और एसटीडीज ये सब लेके चलते थे, बट अब तो एचपीवी इज वेरी मच लिंक्ड। और मैं खुद मतलब विटनेस हूं इस बात का कि हर साल मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ पेशेंट तो इसके मिलते हैं जो अल्टीमेटली हमें फॉलो करना पड़ता है, और इनमें से 20 से 30% तो मैंने देखा कैंसर में तब्दील हो जाता है। जैसे कि सर ने बताया कि एचपीवी इतना फ्रिक्वेंट मिलने लगा है, तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि आजकल ना एचपीवी वैक्सीन आ गई है, जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। एचपीवी वैक्सीन हमें 6 टाइप के कैंसर से प्रोटेक्ट करती है, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है, जिसमें एचपीवी वैक्सीन ओरोफेरिंजियल कैंसर्स दोनों में कराता है, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो जब भी पॉसिबल हो ये वैक्सीन को टाइम से लो। अभी धीरे धीरे इसके बारे में काफी अवेयरनेस आ रही है, और जब ये इंडिया में प्रोड्यूस होने लगेगी तो काफी चीपर होगी। सर आजकल लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि इट्स वेरी कॉस्टली। एक्चुअली 3 डोजेज इसकी 10 to 12,000 की होती है, महंगा भी है, अवेयरनेस कम नहीं है। जैसे आपने बताया, मतलब मेरे भी देखिए दिमाग से स्किप ही हो गया था, बट मैडम ने अच्छा पॉइंट याद दिलाया। इट्स ए गुड पॉइंट, और ये मुझे लगता है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मेल और फीमेल्स दोनों को होता है भाई, दोनों को हो जाता है। और मैं खुद विटनेस हूं, मैंने देखे हैं सो मेनी केसेस, मैंने आई हैव सीन लेरिंजियल पेपिलोमा टर्निंग इनटू कैंसर लेटर ऑन। सर आप कुछ ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन पे बताएंगे? मैंने काफी मतलब पढ़ा है पोस्ट एंड पेपर्स वगैरह के आजकल ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन का काफी रोल आ गया है। जैसे जैसे धीरे धीरे ये हेड एंड नेक कैंसर्स बढ़ रहा है तो यंगस्टर्स को ओरल सेल्फ एग्जामिनेशन बताया जाता है। तो एक छोटा सा आइडिया के कैसे करना चाहिए उन लोगों को, एक ब्रीफ में लाइक। देखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको दांत और मुंह का ओरल हाइजीन अच्छा मेंटेन करना चाहिए। दिन में 2 बार तो कम से कम ब्रश करना ही चाहिए, सुबह शाम ब्रश कीजिए आप अपना। जब भी आप खाना खाते हैं, इंडियन हैबिट्स आर वेरी गुड, मैं बोलूंगा खाने के लिए। आप जब भी खाना खाते हैं उसके बाद कुल्ला करने की आदत बचपन से हमको पड़ी हुई है, आपको कुल्ला करना चाहिए हर खाने के बाद। गार्गल कर ले, इवन बेटर है, बहुत अच्छा है। मेडिकेटेड मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है नमक पानी से गार्गल कर लीजिए, सफाई रखिए अपने मुंह की, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट कि आपने सब कुछ ब्रश कर लिया उसके बाद माउथ फ्रेशनर कर ले, विच इज नॉट गुड, क्योंकि उसमें अगेन चीनी मिली होती है, चीनी इज नॉट गुड फॉर योर ओरल हाइजीन। इसके बाद अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो आपको रेगुलर अपना एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद अपना मुंह खोल के देखिए। पहले तो मैंने आपको बताया वो फिंगर माउथ ओपनिंग आप चेक कर लीजिए, 3 फिंगर ब्रेथ है कि नहीं है, उससे कम अगर है तो इट्स अ कंसर्न। इसके बाद आप मुंह में एग्जामिन कीजिए। जब आप मुंह एग्जामिन करते हैं तो आपको अपने दांत को ऐसे भी करके देखना है, आपको इनर साइड ऑफ लिप भी देखना है, ऊपर भी और नीचे भी, अंदर भी। साथ में गम्स पे ध्यान देना है, दोनों गाल में अंदर की तरफ ध्यान देना है। जितना आप एग्जामिन कर पाएंगे इतना आप इजीली मिरर में देख के एग्जामिन कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर स्पॉट तो नहीं बन रहा है जो अननेसेसरी काला हो रहा हो, कोई व्हाइट स्पॉट तो नहीं बन रहा है, कोई बड़ा छाला तो नहीं हो रहा है। रेड स्पॉट भी इंपॉर्टेंट है, कोई रेड स्पॉट तो नहीं बना चला जा रहा है। इसके अलावा स्ट्राई जिसको बोलते हैं लेस लाइक पैटर्न अगर मुंह में बन रहा होता है तो उस पर भी गौर करना पड़ता है। अगर कोई आ रहा है जा रहा है 10 दिन में बना 15 दिन में पहला, तो मैं नहीं बोलूंगा हर चीज के लिए आप दौड़ पड़िए और परेशान हो जाइए। लेकिन अगर 10-15 दिन से बियॉन्ड कोई चीज है, महीने भर तक अगर कोई चीज चल रही, तो आई थिंक यू मस्ट विजिट द नियर बाय डॉक्टर। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करना था आपसे। जैसे कि आपने बताया कि वॉइस चेंज एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि इट कुड बी सीए लैरिंग्स। तो बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर ये डायग्नोज होता है तो आई थिंक आगे फर्दर बहुत मेजर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे आप कुछ स्ट्रिपिंग या लेजर बहुत सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लोग बहुत अगेन मैं यही बोलूंगा कि कैंसर इज अ डेडली डिजीज। आई बिलीव कैंसर नाम सुनते भगवान न करे आपको या आपके परिवार में किसी को तो बिल्कुल जमीन खिसक जाना, जिसको बोलते हैं जमीन खिसक जाती है। बट देन अगेन द इंटरवेंशन, द ट्रीटमेंट इज सो वेल अवेलेबल दीज डेज। और सबसे बड़ी बात, द अर्लियर द बेटर, ये बहुत मूल मंत्र है। जितना जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा।
जैसे वॉइस चेंज की बात करी, ये वोकल कॉर्ड्स अगर होते हैं तो वोकल कॉर्ड में अच्छी बात ये होती है कि वोकल कॉर्ड के कैंसर आवाज जैसे ही चेंज होती है पकड़ में आ जाते हैं। अगर वो पकड़ में आ गए, बायोप्सी हो गई, कंफर्म हो गया, तो 90% टाइम उसका कैंसर कहीं दूर फैला नहीं होता है। अगर आप खाली वोकल कॉर्ड स्ट्रिपिंग कर दें उसकी, लेजर ट्रीटमेंट कर दें उसका, या सिंपल रेडियोथेरेपी भी अगर आपने कर दी उसकी, फॉलोड बाय प्लस माइनस कीमोथेरेपी, करते नहीं करते, रिजल्ट इतने एक्सीलेंट होते हैं कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीता है। अगर मान लीजिए 40 साल की उम्र में आपको वो डायग्नोस हो गया है और आप ये एक्सपेक्ट करते चलते हैं तो 70-80 साल जिएंगे, तो 70-80 साल जी जाते हैं पेशेंट आराम से। इसके अलावा बाकी कैंसर भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे के सारे खत्म ही हो जाएंगे। आप ट्रीटमेंट करवाइए, जल्दी से जल्दी बायोप्सी करवाइए। आजकल सर्जरीज इतनी अच्छी अवेलेबल है, रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, न्यू एडजुवेंट आ गए हैं हमारे पास अपने, तो बढ़िया है। आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। अच्छा सर, इन द लास्ट मैं ये थायराइड पे और आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो थायराइड मैलिग्नेंसी होती है वो आपके पास किस तरह के प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं? थायराइड, अगेन मैं बोलूंगा, थायराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। ये हमारे गले में यहाँ सिचुएटेड होता है, लोब की तरह होता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम तो पेशेंट देखिए स्वेलिंग के साथ ही आते हैं कि मेरे गले में गांठ हो गई है, अब मुझे क्या करना है इसके लिए। विजिबल होती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो विजिबल नहीं होती है, क्योंकि थायराइड कभी कभी आगे की जगह पीछे ग्रो करने लगता है। तो पेशेंट की फिर कंप्लेंट उस समय क्या होती है कि उसे निगलने में दिक्कत हो रही होती है, वॉइस चेंज हो रही होती है, या सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होती है, तो आता है। फिर डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कल हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं टू सी द एक्सटेंट कितना बड़ा है। सेकेंडली हम एक थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं कि कहीं ये फिजियोलॉजिकल तो नहीं है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। थर्ड हम कराते हैं इसमें FNAC, जिसमें नीडल डाल के टेस्ट होता है। FNAC एक्चुअली बस प्रॉब्लम ये है कि FNAC हर बार कंफर्मेटरी नहीं होती है, बिकॉज थायराइड ग्लैंड इज लाइक अ बॉल। मैं गेंद की तरह बोलूं आपको, आप गेंद में एक नीडल डालिए और उसमें से निकाल लीजिए। जहां से वो नीडल गई है वहां से तो आपको पता चल जाएगा कि वहां क्या है, बट मान लीजिए उसके अगल बगल वाले हिस्से में कुछ ऐसा रीजन है जहां कैंसर हो रहा है, तो आपको पता नहीं चल पाता है। तो अगर कोई थायराइड की ग्रंथि, अगर मुझे लगता है कि थायराइड का ग्लैंड अगर कोई 3-4 सेंटीमीटर से बड़ा हो रहा है, अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसे फीचर दिख रहे हैं कि हाँ टुवर्ड्स मैलिग्नेंसी हो सकते हैं, तो आई थिंक थायराइड फिर एक्सीजन किया जाता है। और सर थायराइड भी हाईली क्यूरेबल कैंसर्स में आता है। अगेन हाईली क्यूरेबल कैंसर, अगेन हाईली क्यूरेबल कैंसर, हाईली क्यूरेबल कैंसर है वो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि थायराइड इज वन थिंग जो बहुत हमें डिच भी करता है। क्यों डिच करता है? क्योंकि मैनी टाइम्स सर्जरी करने से पहले मैं मान के चलता हूँ कि इसके अंदर कैंसर नहीं निकलेगा। आई जस्ट रिसेंटली ऑपरेटेड टू 25 ईयर ओल्ड वेरी यंग गर्ल, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं था। उसने 2 बार FNAC कराई थी और दोनों बार FNAC में उसमें सिर्फ कोलोइड गोइटर आया था और ऑपरेटेड हर बिकॉज इट वाज लुकिंग बैड ऑन हर थ्रोट। काफी बड़ा था उसके गले में, वो निकाला हमने, निकल के आया तो इट केम आउट टू बी कैंसर। अनफॉर्चुनेटली हमने, क्योंकि उसका हाफ ग्लैंड निकाला था और हाफ हमने नहीं निकाला था, कंसीडरिंग द फैक्टर कि इट वाज बिनाइन, बट फिर हमने थोड़ा सेकंड सर्जरी में उनको फिर बताया कि भाई ऐसा हो सकता था, तो हमने सेकंड भी निकाला है। आई थिंक इट्स बीन 6 months now, she is doing wonderful. थायराइड मैलिग्नेंसी इज मोस्ट क्यूरेबल कैंसर, मोस्ट क्यूरेबल एंड जैसे कि सर ने बताया कि अगर कोई सर्जरी हो रही है तो उसकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट को आपको जरूर कलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बिनाइन सिचुएशन समझ के हम सर्जरी करते हैं एंड फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट पे कुछ और ही निकल कर आता है। तो ये कभी मिस नहीं करना चाहिए, ये मेरा सभी के लिए मैसेज है। फॉर एग्जांपल जब गॉल ब्लैडर की सर्जरीज होती हैं तो मैक्सिमम 90% वो बिनाइन केसेस के लिए हम ऑपरेट करते हैं, उसमें से कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हिस्टोपैथोलॉजी में मैलिग्नेंट निकल के आते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं, कलेक्ट नहीं करते, एंड देन दे लैंडेड अप इनटू द स्टेज 4 कैंसर। तो कभी भी किसी भी जगह की किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर सर्जरी हो रही है, ऑलवेज कलेक्ट हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। एक मैं एग्जांपल और दूंगा इसका, नाक के कैंसर बहुत अनकॉमन होते हैं, पैरानेजल साइनस के तो बहुत ही अनकॉमन होते हैं, वेरी रेयरली। मैडम डॉक्टर रेखा की बात पे मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हिस्टोपैथोलॉजी से ही मुझे एक केस याद आ गया कि एक हमने केस ऑपरेट किया था, इसको एक्सटेंसिव पॉलिप था, ब्लीडिंग थी पेशेंट को। इनिशियली हमने सोचा एंजियोफाइब्रोमा है, खैर लेकिन वो एंजियोफाइब्रोमा फिट नहीं हो रहा था। लेटर हमने उसको पॉलिप समझ के ऑपरेट कर दिया, कर भी दिया, सब कुछ ठीक ठाक था। 10 दिन 15 दिन बाद हमने भी ध्यान नहीं दिया हिस्टोपैथोलॉजी पे, क्योंकि हम रूटीन कैंसर ही मान के चल रहे थे। 10 दिन बाद बाई चांस मेरा कोऑर्डिनेटर वो रिपोर्ट लेकर आया, देन इट केम आउट टू बी कि राइट साइड का जो था वो तो बिल्कुल बिनाइन था, बट लेफ्ट साइड के पैरानेजल साइनस में हमने उसकी 3-4 अलग अलग बायोप्सी निकाल के भेजी थी अलग अलग साइड पे। लेफ्ट साइड के मैक्सिलरी साइनस में इट केम आउट टू बी कार्सिनोमा, एंड आई वाज रियली शॉक्ड। मैंने कहा ये तो बिल्कुल प्रेजेंटेशन भी मैच नहीं कर रहा था और बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट ने हमें सेव कर दिया।
लेटर ऑन फिर हमने उसकी मैक्सिलेक्टमी करी, फिर आगे आप जानती हैं रेडियोथेरेपी एंड radiation कीमोथेरेपी है। जो भी होता है, फिर तो हम हैंडओवर मैडम को ही कर देते हैं पेशेंट को, ये देखते हैं राइट फिर लेकिन बट ही इज डूइंग वेल नाउ, ही इज एक्चुअली डूइंग वेल। राइट सर का वही कहना है कि ऑलवेज कलेक्ट हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, बिल्कुल, इट्स वेरी बिल्कुल। मैंडेटरी। तो आई थिंक सर आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें दिया, थैंक यू सो मच। एंड तो सर की तरफ से टेक होम मैसेज ये है कि जो भी सर ने बताए हैं, कभी भी अगर किसी को वो सिम्टम्स फेस हो रहे हैं, नेवर इग्नोर। अगर किसी को प्री मैलिग्नेंट कंडीशन से, जैसे मुंह के अंदर लाल पैचेस हैं या सफेद पैचेस हैं, मुंह कम खुल रहा है, उसको भी आपको कभी इग्नोर नहीं करना है। ये हाईली क्यूरेबल होती है अगर आप अर्ली स्टेज में हमारे स्पेशलिस्ट के पास आते हैं। एंड बायोप्सी के लिए कभी मना नहीं करना है। अगर डॉक्टर को कुछ सस्पिशियस लग रहा है, वो कह रहे हैं कि बायोप्सी होगा, तो ऑलवेज गो फॉर इट, क्योंकि वही हमारा कंफर्मेशन देती है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं कराया, इग्नोर करते रहे, तो वो कहीं ना कहीं फिर मेटास्टेटिक स्टेज में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं। थैंक यू सो मच सर। अगर किसी को कुछ भी और डाउट होगा ना, तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं सर से डिस्कस करके, या फिर अगर मुझे पता हुआ तो मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी। Thank you so much for watching. Please like, comment and subscribe my channel. Thank you so much. थैंक यू सो मच।